हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज से मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करूंगी और ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट और बिहार शिक्षक भर्ती इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न तो हमें ज़रूर ही देखने को मिल जाते हैं। और इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य का इतिहास के उन्हीं टॉपिकों को पढ़ाऊंगी जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी विस्तृत है। तो इस समय हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ परीक्षा को पास करना होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा टॉपिक को ही पढ़ेंगे और उन्हीं टॉपिक पे फोकस करेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सभी जानते होंगे कि बिहार एससेट की परीक्षा में मेरे पीडीएफ, मेरे वीडियो से कितने सारे प्रश्न परीक्षा में डायरेक्ट पूछे गए थे। तो इसी तरह की प्लानिंग करके हम लोग टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस और यूजीसी नेट और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी मैं आप लोगों को जो भी पीडीएफ पढ़ाऊंगी वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और यही पीडीएफ नहीं, मैंने अपने चैनल पे अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा देती हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कैसे प्रारंभ हुआ, प्रमुख इतिहासकार और उनकी रचनाएं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, कुछ आलोचकों के कथन देखेंगे। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विभिन्न कालों का विभाजन देखेंगे, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। साथ ही साथ इतिहास लेखन की क्या पद्धति रही है और कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, इन सारे टॉपिक को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। और ये सारे टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इन सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिलेबस में शामिल भी है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेके बैठे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को इस पीडीएफ में शामिल नहीं करवाती हूँ। तो मैं उसे अलग से बताते हुए चलूँगी, आप उसे नोट डाउन कीजिएगा और आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। बाकी ये पीडीएफ तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दे रही हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य के मूल में परिवर्तित सामूहिक चित्तवृत्तियों को आधार बनाया गया है। साहित्य की परंपरा का संरक्षण, अनुशीलन ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना ज़रूरी है कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास की परिभाषा क्या है। तो सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। हीगल, ठीक है, कौन? हीगल। हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। ठीक है, उसके बाद एक कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग उसे नोट डाउन कीजिए। और वो कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इनका कथन कुछ इस प्रकार है: कवि के कार्यों को विकसित प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास कहलाता है। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, कवि के कार्यों को विकसित प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास कहलाता है। एक कथन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है डॉक्टर नागेंद्र का कथन। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने इतिहास के विषय में क्या कहा है, आपको ये पता होना चाहिए। उनका कथन कुछ इस प्रकार है: साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। हिंदी इतिहास के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर विहंगम दृष्टि डाली।
ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अब आप लोग इस कथन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, आप लोग इस कथन को याद ज़रूर रखिएगा। तो आइए हम लोग ये कथन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे हम लोग। अब ये कथन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कथन टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इन सारी परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, और ये जो कथन है ये विद्यापति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। अब देखेंगे हम लोग डॉक्टर नागेंद्र का कथन, और ये कथन यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे साहित्य लेखन की प्रमुख पद्धतियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धति है, इनमें से कौन सी पद्धति नहीं है, कौन से लेखक किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के लिए प्रमुख 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी पद्धतियों का? 4। वर्णानुक्रम पद्धति। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या है और इस पद्धति का प्रयोग कौन से इतिहासकार किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी अच्छे से आपको बताऊंगी, आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो जो वर्णानुक्रम पद्धति है वह पद्धति जिसमें रचनाकार का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम में दिया जाता है, उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। ठीक है, यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। यानी जो वर्णानुक्रम पद्धति है ये इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। जो वर्णानुक्रम पद्धति है इस पद्धति को हम वैज्ञानिक पद्धति भी मान सकते हैं। और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया करते थे आपके गरसा दत्त तासी और शिव सिंह सेगर ने। इन दोनों ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। तो आप लोग वर्णानुक्रम पद्धति के आगे नोट डाउन कर लीजिए कि इस पद्धति का प्रयोग गरसा दत्त तासी और शिव सिंह सेगर ये दोनों इतिहासकार किया करते थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति के प्रयोगकर्ता कौन थे और कालानुक्रम पद्धति क्या होता है? कालानुक्रम पद्धति वह पद्धति है जिसमें रचनाकार का परिचय उनके जन्म काल के अनुसार दिया जाता है, उसे कालानुक्रम पद्धति हम कहते हैं। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग ग्रियर्सन ने अपनी रचनाओं में किया है। उसके बाद जो तीसरी पद्धति है वो है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा उनकी रचनाओं के गुण दोष पर बल दिया जाता है, उसे हम आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में किया था। तो किसने किया था आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब आप लोग इन तीनों पद्धति को देखिए। तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? गरसा दत्त तासी और शिव सिंह सेगर ने। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था आपका ग्रियर्सन ने। और आलोचना पद्धति का प्रयोग किया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक पद्धति। इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाकारों का मूल्यांकन किया जाता है, उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। तो वो है आपके
गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है। और अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। अब हम लोग देखेंगे विधेयवादी पद्धति कि विधेयवादी पद्धति किसे हम कहते हैं। इतिहास लेखन की नवीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों में से एक है आपकी विधेयवादी पद्धति, जिस पद्धति में रचनाकार का जातीय वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम विधेयवादी पद्धति कहते हैं। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास में किया था। अब हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार और उनके निम्नलिखित ग्रंथ, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। अब देखेंगे हम लोग जो पहले लेखक हैं वो हैं गरसा द तासी। इतवार द लेतुरई एंदुई एंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और गरसा द तासी फ्रेंच विद्वान हैं और ये हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं। और इस रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1839 ईस्वी। अब गरसा द तासी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को जाननी काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि ये फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। और ये जो इतिहास ग्रंथ है, इस इतिहास ग्रंथ में कुल 738, ठीक है, 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिसमें से 72 रचनाकार जो हैं वो हिंदी के हैं, ठीक है। इस ग्रंथ को वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है और ये जो गरसा द तासी की रचना है, इसमें किसी भी प्रकार का काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है। आगे देखेंगे मौलवी करीमुद्दीन, इनकी रचना है तज़ाकिरा ए सुवाई 1848 ईस्वी, ठीक है। शिव सिंह सेगर, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। शिव सिंह सेगर ने पुष्य और पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है और इनके लेखन की पद्धति क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो इनके लेखन की पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी, ठीक है। अब ग्रियर्सन के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, वो है द मॉडर्न ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इस रचना के अंतर्गत 952 कवियों को शामिल किया गया है, ठीक है। यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है वो रही है उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मिश्र बंधु विनोद, इनकी रचना को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला, दूसरा और तीसरा भाग है वो 1913 से 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और वहीं जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब एक प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि आपको 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन मिश्र बंधु विनोद नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिश्र बंधु विनोद कौन है, ठीक है। आप लोग जगह नोट डाउन कीजिए। पहले हैं श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र। तो श्याम, सुखदेव और गणेश, ये तीनों मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं ने पुष्य और पूर्ण को हिंदी का पहला कवि माना था। पुष्य और पूर्ण को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेगर ने भी माना है और मिश्र बंधुओं ने भी माना है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम से संबोधित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था, तो वो कहा था मिश्र बंधुओं ने। अब आगे हम लोग देखेंगे एडविन ग्रीव्स, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी। FEK महोदय, ये प्रश्न हायर की परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। FEK महोदय, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी में लिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका का नाम क्या था, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका का नाम था हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी।
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1955 ईस्वी, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को याद रखिएगा। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। आगे देखेंगे हम लोग। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य 3 खंडों में विभाजित है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में विभाजित है। अब देखेंगे हम लोग डॉक्टर नागेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। और डॉक्टर नगेंद्र की एक और रचना है जो आपको याद रखनी है, वो है हिंदी वाडम में 20वीं शताब्दी। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखिएगा। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। ठीक है। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी। डॉक्टर गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, हिंदी साहित्य का सबल्टन इतिहास 2009 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे हम लोग देखेंगे साहित्य लेखन की पद्धतियाँ। ठीक। अब आप लोग इस लाइन को देखिए। हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन। गरसा दत्त तासी, शिव सिंह सेगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। तो किसने किसने नहीं किया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। गरसा दत्त तासी और शिव सिंह सेगर ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया है। ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों और कवियों का कालानुक्रम वर्गीकरण किया है। इस काल विभाजन में मनोवैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1913 ईस्वी, निम्नलिखित काल का विभाजन प्रस्तुत किया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ये जो समय है इसे आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे तो परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, बट आपको उसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, परिवर्तन काल का समय क्या है। तो परिवर्तन काल का समय है 1890 से 1925 ईस्वी। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं। इसका समय है 1050 से 1375 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे हम लोग उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल का जो समय है वो है 1900 से 1984 ईस्वी तक। ठीक है। इस विभाजन के समय को आपको याद रखना है। इस लाइन को आप लोग देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग करते हुए लिखा है, सारे काल को केवल आदिकाल, मध्यकाल, पूर्वकाल, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वित्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन जो भी रहा है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी, उन्होंने वीर गाथा काल का समय 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक और गद्य काल को 1900 से 1984 ईस्वी तक का माना है। अब आगे हम लोग देखेंगे आदिकाल का नामकरण। तो चारण काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने। बीज वापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। आधार काल सुमन राजे ने। और ये प्रश्न बिहार एससेट की परीक्षा में पूछा भी गया था। तो मैंने आप लोगों को जो ये आदिकाल का नामकरण पढ़ाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और परीक्षा में से एक प्रश्न तो ज़रूर ही पूछा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे आदिकाल की प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार है। वीर रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव चित्रण, ऐतिहासिक कथाओं का चित्रण, आदि रस और अन्य रसों का समावेश, प्राकृतिक अपभ्रंश, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, आशयदाताओं का सजीव चित्रण, रासो ग्रंथ एवं दरबारी साहित्य की प्रधानता, सिंगारिकता। अब आगे देखेंगे हम लोग आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो,
नरपति नल की है विशल देव रासो, जगनीक की है परमार रासो जिसे हम आलाखंड भी कहते हैं, सारंगधर की है हमीर रासो, दलपति विजय की है खुमार रासो। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे आदिकाल का परिचय। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने निम्नलिखित 12 रचनाओं को आधार बनाकर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। और वो 12 कौन सी रचनाएं हैं आपको पता होना चाहिए। पहला है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का एवं विरोधों का युग कहा है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि अनेक विद्वान ने इस काल को कई नामों से संबोधित किया है, जैसे सिद्ध सामंत युग, चारण काल, आधार काल, नवजागरण काल, संक्रमण काल और संयोजन काल आदि। हिंदी काव्य के आरंभिक काल में काव्य की विविध प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इस दृष्टि से आदिकाल कहना समीचीन है। यह नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया। इस काल में राजनीतिक वातावरण तथा काव्य में वीर प्रभाव की प्रधानता के आधार पर इस काल का नामकरण वीरगाथा काल पड़ा। ऐतिहासिक दृष्टि से आदिकाल में राजनीतिक अराजकता और अव्यवस्था व्याप्त थी। सम्राट हर्षवर्धन के बाद उनके साम्राज्य का पतन हो गया था। भारत देश अधिकाधिक विघटित होने लगा। राजाओं में आपसी द्वेष के कारण युद्ध की स्थिति बन पड़ने लगी। राष्ट्रीयता और देशभक्ति का क्षेत्र सीमित था। इस काल की धार्मिक स्थिति ठीक नहीं थी। धर्म के नाम पर समाज में अनाचार और आडंबर का बोलबाला था। वैदिक और पौराणिक धर्म हर्षोन्मुख थे। बौद्ध और जैन धर्म तंत्रों और सिद्धों के जाल में उलझ गए हैं। उनकी अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं हो गई थीं। उस समय समाज में सिद्धनाथ, जैन, शैव, वैष्णव आदि अनेक धार्मिक संप्रदाय प्रचलित थे। राजनीतिक और धार्मिक दुर्दशा के कारण आदिकाल का सामाजिक जीवन उन्नत नहीं हो पा रहा था। राजनीति पर इस्लाम का आधिपत्य हो चला था। इन परिस्थितियों में भी देश में साहित्यिक सृजन हुआ था। दर्शन, ज्योतिष, कर्मकांड आदि विषय पर नवीन ग्रंथ लिखे गए। श्री हर्ष, राजा भोज, जयदेव, कुंतक, क्षेमेंद्र, महिम भट्ट जैसे विद्वान ने ग्रंथों की रचना की थी, किंतु हिंदी साहित्य ने इनसे विशेष प्रभाव ग्रहण नहीं किया। साहित्य में धार्मिक और वीरता की भावना प्रधान रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता है, अतः जैन साहित्य को धार्मिक मानकर साहित्य कक्ष से बहिष्कृत करना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग। जहाँ तक वीरगाथा काल के काव्यों की प्रवृत्तियों का प्रश्न है, वे उस समय के चारण कवियों और भाटों द्वारा रचित काव्य के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। इस काव्य में काव्य ग्रंथ प्राय रासो कहलाते हैं। रासो काव्य प्रबंध और मुक्तक काव्य के रूप में लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो प्रबंध काव्य है। खुमान रासो, परमार रासो, हमीर रासो आदि के साथ साथ रासो शब्द जुड़ा है। वीरगाथा काल के काव्य में मुख्यतः उस समय के राजाओं, सामंतों आदि से संबंधित वर्णन किया गया है। इस काल में जनजीवन प्राय अछूता रहा है। इन काव्य में दरबारी कवियों द्वारा अपने अपने आशयदाताओं के मनोरंजन के लिए उनकी वीरता आदि की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने के लिए रचना की जाती थी। इस आधार पर यह काव्य स्वामीन सुखाय काव्य है। अब आप इस कथन को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करेंगे कि ये कथन किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है। 12 बरस कुकुर जिए और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है। यह काव्य सामंती जीवन का चित्रण करता है। कवियों का ध्यान राज दरबारों तथा युद्ध तक ही सीमित रहा है।
देशद्रोही कहे जाने वाले जयचंद जैसे राजाओं की प्रशंसा में भी उनके आश्रय में रहने वाले कवियों ने प्रशंसापरक काव्य की रचना की है। अब आगे हम लोग देखेंगे। और इस काल की रचनाओं में प्रकृति का भी चित्रण है। इनमें प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूप मिलते हैं। इन काव्यों में जिन युद्धों का वर्णन है उनमें काव्य के रचयिताओं ने प्राय भाग भी लिया था। इसी कारण उनका युद्ध वर्णन इतना सजीव बन पड़ता है, मानो वह युद्ध पाठकों के सामने ही हो रहा है। वैसे भी यह काल युद्धों का काल रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, लड़ने वाली जातियों के लिए सचमुच चैन से रहना असंभव हो गया था, क्योंकि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। इस काल में काव्य पिंगल भाषा में रचित हैं। इस समय साहित्यिक राजस्थानी भाषा का नाम डिंगल था। यह भाषा वीर रस के वर्णन के लिए बहुत ही उपयुक्त रही है। इसके अतिरिक्त इस काल की रचनाओं में पिंगल नाम से ब्रज, अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। काव्य में छंदों की विविधता के दर्शन होते हैं। छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इस काल के काव्य में दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, गाथा, रोलक, कुंडलियाँ, उल्लाला आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों के प्रयोग के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। तो अभी तक आदिकाल की क्या पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार आदिकाल चला आ रहा है, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे आदिकाल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक, पहली है आपकी ऐतिहासिक काव्य की प्रधानता। आदिकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर रचित काव्य लिखने का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, कीर्तिलता आदि। यद्यपि इनमें प्रामाणिकता का अभाव था। उसके बाद आता है लौकिक रस की रचना। आदिकाल में लौकिक रस से सजी सवरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति रही है, जैसे संदेश राशक, विद्यापति, पदावली, कीर्तिलता आदि। उपदेशात्मक साहित्य। इस काल में बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता है। इस काल में हठ योग के प्रचार प्रसार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति अधिक रही है। तो अब हम लोग देखेंगे उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। इसके अंतर्गत बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य का दर्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहाँ, पाउंचर्यु आदि। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बाह्य आडंबरों का बोलबाला हिंदू धर्म पतन की तरफ उन्मुख था। अब आगे देखेंगे हम लोग फुटकर साहित्य। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरी और दो सुकने जैसे फुटकर रचनाएं भी इस काल में रची गई थी। युद्धों का यथार्थ चित्रण। वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदय ग्रहित चित्रण हुआ है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली में शास्त्रों की झंकार सुनाई देती है। यह सर्वमान्य है कि इस काल में वीर रस प्रधान रचना अधिक हुई है, यानी जो आदिकाल है इस काल में वीर रस की रचना सबसे ज़्यादा हुई है। इसीलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया है। लेखक राजा के आश्रित थे, अतः लेखक को न चाहते हुए भी राजा की वीरता अथवा उनकी महानता और उसके बल का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर रचनाकारों को प्रोत्साहन देते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी। सभी रासो ग्रंथ वीर रसात्मक ग्रंथ हैं। आगे देखेंगे। इस काल में युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे, अर्थात विदेशी आक्रमण निरंतर हुआ करते थे और साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा एक दूसरे के प्रति निरंतर युद्ध किया करते थे। यानी इस काल में जो राजा थे वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वो दूसरे राज्य के राजाओं से ही युद्ध करना प्रारंभ कर देते थे। ठीक है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आदि काल में राजाओं के युद्ध, विवाह आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव रहा
उनके विवाह एवं प्रेम प्रसंगों की कल्पना तथा विलास प्रदर्शन में श्रृंगार का श्रेष्ठ वर्णन और उन्हें वीर रस के आलंबन रूप में ग्रहण करना इस युग की विशेषता थी। स्पष्टता वीर रस और श्रृंगार का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। अब आगे देखेंगे हम लोग। नायक की वीर गाथाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने में ऐतिहासिकता का नगण्य और कल्पना का अधिक दिखाई देता है। राष्ट्रीय एकता का अभाव आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव था। आदिकाल में प्रजा अपने राजा के अधिकार क्षेत्र को ही देश मानते थे और उनके प्रति अपनी पूरी था वह निष्ठा रखते थे। पड़ोसी राज्य को वह शत्रु राष्ट्र समझते थे, जिसके कारण बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता है। यह काल छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और राष्ट्रीयता की भावना पूर्णतः अभावग्रस्त स्थिति में थी। आगे हम लोग देखेंगे। आदिकाल में महाकाव्य एवं मुक्तक काव्य दोनों प्रकार का काव्य लिखा गया था। खुमाण आसो पृथ्वीराज आसो प्रबंध काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। विशलदेव रासो मुक्तक काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब आप इस लाइन को देखिए। इस ग्रंथ में डिंगल और पिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डिंगल किन दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो जो डिंगल है वो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का मिश्रित रूप है और जो पिंगल है वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। ठीक है, मैथिली, ब्रज और खड़ी बोली में केवल मुक्तक काव्य ही लिखा गया है, किंतु इस काल में डिंगल के छोटे बड़े अनेक प्रबंध काव्यों की रचना होते देखा जा सकता है, जैसे पृथ्वीराज रासो और परमार रासो। ठीक है, और आदिकाल से संबंधित एक दो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति और है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे राजनीतिक स्थिति। इस काल की राजनीतिक स्थिति में केंद्रीय सत्ता का अभाव है। छोटे छोटे प्रदेशों में इस काल के राज्य विभक्त हैं। राजाओं की संकीर्ण मानसिकता, वे अपने छोटे से भूभाग को ही अपना देश समझते थे। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को और आदिकाल को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां रही हैं, रासो काव्य की रचना करना, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता, संदिग्ध प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना की प्रचुरता, संकुचित राष्ट्रीयता, मुक्तक एवं प्रबंध काव्य की रचना, छंदों की विविधता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, इन सारे तथ्यों को हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम लोग आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।